हेलो चैम्प्स, आई होप आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी रिवीजन भी मिल जाएगी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। सो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम केस स्टडी देखते हैं, सबसे पहले अगर हम रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ लें तो थोड़ा सा हमें पता लग जाता है कि किस डायरेक्शन में सोचना है, राइट? सो दे हैव आस्क्ड हियर टू आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। और इसका कीवर्ड क्या होता है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क विद इन विच ऑपरेटिंग एंड मैनेजरियल टास्क्स आर परफॉर्म्ड। ठीक है, तो अब हम एक बार पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल। ब्रॉडली अगर कहना हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज लार्ज इन साइज और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और डिविजनल स्ट्रक्चर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के नीचे या हर डिविजन के नीचे अपने फंक्शंस हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, राइट? देन नेक्स्ट में उन्होंने पूछा है 2 बेनिफिट्स एंड 2 लिमिटेशंस। सो ये जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो उसी तरह से आप लिखेंगे बिकॉज जितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतना आपको कंटेंट लिखना चाहिए, राइट? ओके, सो Diligent Developers, a website design company in Bangalore, is a startup initiative of Mr. Mani Raj, which aims at achieving a profit margin of 10% in its first year. Mr. Mani Raj appointed Mr. Advait as the digital marketing head, Mr. Kiyansh as the head of backend department, and Mr. Nirved headed the graphics designing department. ठीक है, अभी तक डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। Since each head was specialized in specific skills, it resulted in increased efficiency and better coordination. However, problems arose when Mr. Advait started considering group objectives superior to organizational objectives and stopped exchanging information with Mr. Kiyansh and Mr. Nirved. The company had to bear the burn of lack of coordination and was unable to achieve its objectives. I think this is very much clear कि आंसर है फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर बात हो रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की और ये भी उन्होंने बताया कि इससे इंक्रीज एफिशिएंसी हो रही है, कोऑर्डिनेशन बेटर हो रही है। जैसे आपको पता है फंक्शनल स्ट्रक्चर के जो एडवांटेजेस होते हैं कि it leads to better control and coordination within a department because of similarity of tasks being performed. ये इसकी एडवांटेज है, बट इसमें लिमिटेशन है that there are problems in coordination when information has to be exchanged across functionally differentiated departments. तो ब्रॉडली तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, तो उससे आपको पता लग गया है कि ये है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। और आपको सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, स्टेट भी करना है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स। इसमें जैसे आप वो एक जो डायग्राम सॉर्ट ऑफ गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, वो भी बना सकते हो, राइट? जैसे एक कंपनी में देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एटसेट्रा। अच्छा जी, तो ये आपने स्टेट भी कर दिया। अब 2 बेनिफिट्स बताने, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट बेटर होता है बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टास्क्स बीइंग परफॉर्म, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड दस इट लीड्स टू इंक्रीज प्रॉफिट। ये जो स्ट्रक्चर है ये इकोनॉमिकल होता है, इट लोअर्स कॉस्ट, देन इट इंश्योर्स दैट ऑल द फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज इजियर एज द फोकस इज ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। ठीक है, कोई भी 2 आप अच्छे से लिख देंगे। देन 2 लिमिटेशंस, इट मे लीड टू द क्रिएशन ऑफ फंक्शनल एम्पायर्स वेयरइन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बी ओवर एम्फसाइज्ड। देन जो लोग जिनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है या एक ही फील्ड की नॉलेज होती है, वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, दे डेवलप अ नैरो पर्सपेक्टिव एंड हैव डिफिकल्टी इन अप्रिशिएटिंग एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। देन
इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन टू और मोर डिपार्टमेंट्स व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल, एंड जैसे मैंने बोला था कि व्हेन इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज्ड अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स देन देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहां पर उन्होंने क्या पूछा है। लेट अस लुक एट द रिक्वायरमेंट। बाय कोटिंग द लाइंस गिवन अबव, identify and briefly explain the benefits of the concept discussed above। तो पहले तो कॉन्सेप्ट हमें रिकॉग्नाइज करना होगा। अब कॉन्सेप्ट कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है पूरे चैप्टर में, और अभी तो हमने केस स्टडी नहीं पढ़ी तो हमें तो चैप्टर भी नहीं पता यहाँ पे कौन सा है। सो इट कैन बी एनी मेन हेडिंग। लेट अस सी, और देखते हैं। जोजो एंड जोजो इज अ कंपनी नोन फॉर इट्स कंज्यूमर बिजनेस ऑफ बेबी oil and bandages, but many people do not know that the company also runs a medical device and diagnostics business as well as a pharmaceutical company. With more than 180,000 employees worldwide, the company has chosen to share decision-making authority with the lower levels and place it nearest to the points of action. यहाँ से काफी बड़ा हमें hint मिल रहा है। Therefore, the response does not take time. This propagates the belief that people are competent, capable, and resourceful who can get a chance to prove their abilities, which मैंने आपको कितनी बार ये बताया है how important this is। देखो, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आइडेंटिफिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है समटाइम्स इन द केस स्टडीज। इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाया है wherein I've shared 10 tips with you, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके साथ शेयर की है दैट अगर लिखा है पीपल आर कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड रिसोर्सफुल एंड कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। वैसे भी यहाँ पे भी पता लग गया है कि आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर कर रहे हो विद द लोअर लेवल्स, तो यहाँ पे हमें काफी हद तक सर्टेन हो गया दैट दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। बट आगे देखते हैं। And enables the company in identifying those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders so that the checking required on decisions taken by lower levels of management is the least. This makes it possible to evaluate performance at each level, and each department can be individually held accountable for their results. नाउ कॉन्सेप्ट तो हमें यहाँ पर पता लग गया, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ उसके हमें यहाँ पर बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने हैं। एंड ऑल्सो दे हैव रिटन बाय कोटिंग द लाइंस गिवन अबव, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो इसके लिए मैंने आपके लिए निमोनिक बनाया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में। दरवाजा बंद करो ड्रैगन फ्लाई, या ड्रैगन फ्लाई दरवाजा बंद करो। सो दिस इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, बेटर कंट्रोल, क्विक डिसीजन मेकिंग, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट एंड फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ठीक है, अब ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां पर देखते हैं हम कितनी पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। एंड देखो, ये आपके पॉइंट्स के अंदर जो की लाइंस हैं वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अभी बुक निकालो एंड ये वाला टॉपिक ओपन कर लो, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली कहां से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब डिसीजन वहीं लिया जाए जहां पे एक्शन होना है, तो इससे रिस्पॉन्स ऑल्सो विल नॉट टेक मच टाइम। ये आपका हो गया क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मार्क कर लो अभी। क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि यहां पर डिसीजंस वहीं लिए जाते हैं जहां पर एक्शन होना है, तो जो आपका प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का वो फास्टर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देन it enables the company in identifying those executives who have the necessary potential to become dynamic leaders। ये लाइन भी आपकी बुक में गिवन है डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस में। दिस इज डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग
सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहां से आप इंपॉर्टेंस बताएंगे। So that checking required on decisions taken by lower levels is the least। वैसे ये भी एक लाइन है कि जब आप डिसेंट्रलाइजेशन यूज करते हो तो आपको हर वक्त चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैनेजर्स कैसा काम कर रहे हैं। सो डिसेंट्रलाइजेशन is greatest when checking required on decisions taken by lower levels of management is least, and this is relief to top management। relief to top management। ठीक है, आगे देखो। This makes it possible to evaluate performance at each level, and each department can be individually held accountable for their results। This is better control। better control वाला जो point है importance का, उसमें ये बात लिखी हुई है, so you can mark it। Then there is one more line here, who can get a chance to prove their abilities। decentralization की importance में हम पढ़ते हैं कि इससे employees को एक chance मिलता है where they can prove their abilities, and then it creates a reservoir of qualified manpower who can be considered at the time of promotion। so ये है develops managerial talent for future। develops managerial talent for future। ठीक है, तो बाय कोटिंग लाइंस, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लाइन लिखेंगे एंड देन यू विल राइट द मेन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए आगे चलते हैं। देन इन दिस केस स्टडी व्हाट हैव दे आस्क्ड, from the point of view of management function, briefly explain any 4 activities of marketing, 4 activities of marketing which the firm will be involved in apart from the above mentioned ones that it is already performing। तो marketing chapter से ये case है। Let us see, activities of marketing लिखा है, functions of marketing ये हो सकता है, देखते हैं। Choco Limited offers a wide variety of chocolate products। It has an action program of not selling its products by their generic name but under different names like Choco Silk Bar, Choco Munchie, Choco Crunchy, etc. for different customer segments। तो यहाँ पे generic name वो नहीं यूज कर रहे, they want to be specific। तो यहाँ से हमें कुछ branding के बारे में पता लग रहा है, right? All these names have great popularity and acceptability in the markets। As the company policy, the products were offered at reasonable and affordable prices for targeting a mass customer base। तो यहाँ पे कुछ pricing की बात हो रही है। Okay, देखते हैं। During the festive season, the company launched a massive promotional campaign to increase its revenue and achieve its communication objectives। यहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है। अच्छा, अगर आप सोचो कि ये एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स है क्या, तो वो नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने कहा है कि 4 आप लिखो अदर देन जो कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स तो 4 ही है, वो तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं, उसमें से कुछ तो एटलीस्ट दिख ही रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स नहीं पूछ रहे आपसे व्हेन दे आर आस्किंग द एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग। The company introduced free gifts for the customers। Their on-ground sales team delivers the product not only to the departmental stores but also to the small shops so that all segments of customers can easily get the products। तो यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आप जगह जगह अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हो, राइट? They also provide information and support services to customers to ensure repeat sales। ये हमारा की लाइन है for CSS, customer support services। From the viewpoint of the management function, briefly explain any 4 activities of marketing। Okay, तो marketing की यहाँ पर आपसे activities पूछी हैं जो कि actually functions है, और functions of marketing के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस स्टडीज पढ़ो, सो जाओ। यही तो आप कर रहे हैं आजकल, राइट? सो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग और मार्केटिंग प्लानिंग, customer support services, product designing and development,
pricing, promotion, physical distribution, branding, storage, transportation, packaging और standardization and grading. ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन है उसे छोड़कर आप कोई भी 4 एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. इसमें हम स्वॉट एनालिसिस की भी बात करते हैं कि हर कंपनी अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करे. ठीक है, मार्केट इंफॉर्मेशन. देन यू कैन राइट अबाउट प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. Product design and development, that a good product design can help in improving the performance of the product. Then you can write about transportation, you can write about packaging and labeling. जो भी आपका अच्छे से prepared है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. Storage, warehousing, you can write. Okay, so this is the case. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन यहां पर आपसे क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट. तो जो पूरे आपके 10 स्टेप्स हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर में, वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारे 10 स्टेप्स आपके साथ डिस्कस किए हैं. सो हमें स्टेप्स आइडेंटिफाई करने हैं व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड अबव. State the next 4 steps of the trading procedure. All right, चलिए देखते हैं. Then Radhika got 10 lakh rupees after selling her parental property, which she had got as a gift from her grandmother. Her friend advised her to invest in securities in the stock market. Radhika was unaware of the procedure for the same. Her friend introduced her to a stockbroker who was registered with the National Stock Exchange. ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से वो रजिस्टर्ड है ब्रोकर. ये जो हमारा पहला स्टेप होता है, दिस इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर. ठीक है, उसके बाद Radhika approached the broker. The broker guided her to open a demat account with a depository as well as bank account. तो ये हमारा second step होता है, which is opening of a demat account with a depository participant. और cash transactions के लिए आपका bank account भी होना चाहिए. तो identify the steps which have been discussed above. So one is selection of broker, जहां पे आपको पता है you have to give out the details, जिसमें PAN, permanent account number, is a mandatory detail. Then opening of a demat account. फिर आपको next 4 steps बताने हैं. तो there are total 10 steps जो आपको वैसे भी अच्छे से करके जाने हैं. Selection of a broker, opening of demat account, placing the order, then connecting to the stock exchange or basically matching the order, then order execution or electronic order execution, then contract note, issue of contract note, delivery of shares to the stock exchange, उसके बाद T+2 rolling settlement, उसके बाद आता है आपका payout day, and then you have final delivery. ठीक है, तो उन्होंने next 4 steps पूछे. तो इसके बाद हमारे जो next 4 हैं, that would be placing an order. यहाँ पर you have to give out instructions to the broker to buy or sell the shares. Clear instructions have to be given about the number of shares that you want to buy or sell, किस कंपनी के शेयर्स किस प्राइस पर आपको खरीदने या बेचने हैं. तो प्लेसिंग एन ऑर्डर, यहाँ पर ब्रोकर आपको देता है एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप. उसके बाद the broker will connect to the stock exchange, will go online and will match the share and the best price available. So that is match the order. उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन. जब वो प्राइस हिट हो जाता है, then the order is executed electronically. It is communicated to the broker's terminal and it is executed. Okay, and then after the trade has been executed, within 24 hours contract note is issued. And ये एक बहुत important document होता है, ये legally enforceable होता है, ये एक proof होता है
ऑफ द ट्रांजैक्शन और इस पर एक यूनिक ऑर्डर कोड भी होता है, ठीक है। तो ये आपके नेक्स्ट 4 स्टेप्स हैं जिनको आप लिखेंगे अपने आंसर में। चलिए आगे देखते हैं। देन व्हाट हैव दे आस्क्ड हियर, discuss the meaning of dividend decision and in the light of the above statement explain any 2 factors which should be considered by Vansh Limited while formulating the dividend policy. So factors affecting the dividend decision, we have a lot of points: amount of earnings, stability of dividends, stability of earnings, then growth opportunities, access to capital market, legal constraints, contractual constraints, ठीक है। अगेन आई वुड से अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो का, वहां से आप ये सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर सकते हैं। Vansh Limited is a large and reputed company which manufactures ventilators. After the outbreak of COVID-19 in 2020, the company witnessed an increase in revenue by 40%. It has plans to further increase its production capacity and also start production of PPE kits, sanitizers and masks in 2022. The finance manager of the company, Mr. Rajiv, feels confident about the future of the company and its liquidity position. तो यहाँ पर पहले तो हमें मीनिंग लिखना है डिविडेंड डिसीजन का। तो व्हाट इज डिविडेंड डिसीजन? दैट out of the profits earned by the company after paying taxes, how much is to be distributed among the shareholders and how much is to be retained in the company. ये होता है आपका dividend decision. In the light of the above statement, explain any 2 factors. ठीक है, तो 2 factors हमें अच्छे से explain करने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क आपका मीनिंग का हो गया, यानी 4 मार्क्स आपके फैक्टर्स के हो गए। 2 फैक्टर्स लिखने, 2 मार्क्स फॉर ईच फैक्टर, तो अच्छे से आप एक्सप्लेन करें। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर एक कंपनी के सामने बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है फ्यूचर में, तो उसे अभी रिटेन ज्यादा करना चाहिए और डिविडेंड कम देना चाहिए कंपेयर टू अ नॉन ग्रोथ कंपनी, ठीक है। देन और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देन लेट्स से यू कैन एक्सप्लेन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर एक कंपनी है जो कॉन्फिडेंट है कि फ्यूचर में अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कैपिटल मार्केट में जाके फंड्स रेज कर लेगी, तो फिर उसको अभी रिटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देन इट कैन पे आउट मोर डिविडेंड। सो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स विच इज अ मेजर डिटर्मिनेंट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यू कैन राइट एनी 2 जो आपको अच्छे से आते हैं, राइट। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पूछा है नेम एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 स्टेप्स व्हिच फॉलो द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबाउट। तो पहले तो फंक्शन देखना होगा मैनेजमेंट का। देयर आर 5 फंक्शंस, यू नो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस फंक्शन के प्रोसेस के आपको 2 स्टेप्स बताने हैं आफ्टर द स्टेप जो इसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। इन एन इंटरव्यू विद अ लीडिंग न्यूज चैनल, मिस्टर राकेश क्वात्रा, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process for applying for jobs easier and candidate friendly. So, applying for jobs in an organization or searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization is recruitment, which is one of the steps in the process of staffing, जो कि आपका एक function of management है। Staffing process का हमने निमोनिक बनाया है eat right, sleep proper to practice perfect care. That is estimating manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, promotion and career planning and compensation. तो यहाँ पर recruitment की बात हुई है। Now they want कि हम next 2 steps को explain करें. So that is selection, which is choosing the best among the pool of candidates available, and selection serves 2 important purposes. One, it ensures that the organization gets the best out of the available candidates, and it enhances the self-esteem of the person who has been selected, and it also conveys the seriousness with which things are done in the organization. ठीक है, तो ये सिलेक्शन से रिलेटेड आप लिख देंगे।
देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है? ऑक्यूपाइंग द पोस्ट और पोजीशन फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। आओ आओ बैठो, ये आपकी पोस्ट है, ये आपकी पोजीशन है, इसको ऑक्यूपाई करो, राइट? एंड ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेक्शन और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, राइट? इसके बाद देखते हैं देन यहां पर पूछा है आपसे आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड अबव। तो जैसे आपको पता है 4 कैटेगरीज हैं, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, पॉप्स, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक, ठीक है? तो यहाँ पे पहले हमें कम्युनिकेशन बैरियर बताना है, फिर उसकी हमें कैटेगरी बतानी है या टाइप बतानी है, जैसे मैंने बोला पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, साइकोलॉजिकल या सिमेंटिक, फिर कोई 2 और कम्युनिकेशन बैरियर्स बताने हैं उसी कैटेगरी से जो यहाँ पर मेंशन्ड है। चलिए देखते हैं। कविता recently joined as the Human Resource Director of Arjun Vidya Mandir School, a senior secondary educational institute. She observed that the school had an experienced medical team on its payroll. They regularly offered useful suggestions which were neither appreciated nor rewarded by the school authorities. Instead, the school outsourced the task of maintenance of health records of the students and paid them a good compensation for their services. Because of this, the existing medical team felt disheartened and stopped giving useful suggestions. I think this is very easy. ये है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। जब आपको लगता है कि तारीफ तो कोई होनी नहीं, रिवॉर्ड तो कोई मिलना नहीं, क्या फायदा कोई अच्छी सजेशन देकर, right? So the communication barrier that is discussed here is lack of proper incentives, and इसकी जो कैटेगरी है या जो इसका टाइप है that is personal barriers. पर्सनल बैरियर है ये, और पर्सनल बैरियर में वैसे टोटल 4 पॉइंट्स हैं। Fear of challenge to authority, then lack of confidence of superior over subordinates, unwillingness to communicate and lack of proper incentives. इसमें से कोई भी 2 आप एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे fear of challenge to authority, यहाँ पे superior को डर होता है कि अगर वो कम्युनिकेशन करेगा तो कोई मेरी अथॉरिटी को चैलेंज ना कर दे। हो सकता है वो इतना कॉन्फिडेंट ना हो, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से इंटेलिजेंट बनता है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं करता बिकॉज ऑफ फियर दैट समबडी माइट चैलेंज हिज अथॉरिटी। देन अनदर पॉइंट कुड बी अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। यहाँ पर सबऑर्डिनेट बात नहीं करना चाहता, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता बिकॉज ही फील्स दैट इट माइट एडवर्सली अफेक्ट हिज इंटरेस्ट। तो कोई 2 और आप एक्सप्लेन कर देंगे आउट ऑफ 3। इसके बाद तो 3 ही बचे। आई रिपीट, fear of challenge to authority, unwillingness to communicate and lack of confidence of superior over subordinates. चलिए आगे देखते हैं। देन यहां पर आपसे क्या पूछा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स और टेक्निक ऑफ टेलर या फ्योल, जो कि यहाँ पर रेफर्ड है इन दिस केस, ठीक है? तो ये तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं, टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और फ्योल के प्रिंसिपल्स, वी नो देम वेरी वेल। तो जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं उसके लिए हमने निमोनिक बनाया हुआ है दादू, सो यू सी क्रिस, सो यू सी क्रिस। So that is division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, stability of personnel, order, unity of direction, scalar chain, equity, aspere decop, centralization, decentralization, remuneration of employees, initiative or subordination of individual interest to general interest. और टेलर के जो प्रिंसिपल्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. And जो टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की वो टोटल 8 हैं, जो कौन सी है? फंक्शनल फोरमैनशिप, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। चलिए यहाँ पर देखते हैं। Flavors Limited was engaged in the business of making handmade chocolates. Lately, the business was expanding due to good quality and reasonable prices. As the demand was increasing, Flavors Limited decided to explore bakery products as well. In order to make bakery products, the company directed its workforce to work overtime, but this resulted in multiple problems.
Due to increased pressure, the efficiency declined and the workers had to take orders from more than one superior. Workers had to take orders from more than one superior and workers को overtime काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी efficiency कम हो रही है. ठीक है. Workers were overburdened and their health was also affected. Gradually, the quality of the products begins to decline and market share also went down. The company realized that they had implemented changes without waiting for the required infrastructure. तो मेनली यहाँ पर दो चीजें हाईलाइट हो रही हैं. वन इज फैटीग स्टडी, जिसमें हम पढ़ते हैं कि वर्कर्स को फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए सो दैट दे कैन रीगेन एनर्जी एंड देन वर्क विद रीगेन्ड एनर्जी. तो फैटीग स्टडी. एंड द सेकेंड वन इज यूनिटी ऑफ कमांड, जिसमें हम कहते हैं डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड. वन subordinate should get orders from only one superior, otherwise there will be, अगर यूनिटी ऑफ कमांड वायोलेट होगी तो क्या होगा, तो दोसा होगा. ये हमने इसका एक निमोनिक बनाया. डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी, ऑर्डर डिस्टर्ब, स्टेबिलिटी थ्रेटन एंड अथॉरिटी इज अंडरमाइंड. ठीक है. तो ये दो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे. चलिए आगे देखते हैं. आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन. देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वैसे तीन तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं. फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिनको आप वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी कह सकते हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं. ठीक है. यहां पर देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है. अनुराग तिवारी is a famous news reader. He has recently started a news company, Access Media Corporation Limited. The aim of this company is to launch a 24-hour Hindi news channel to broadcast latest news from India and around the world. For this new venture, the company will have to decide how to invest funds in different assets. How to invest funds in different assets. The purchase of few assets like equipment, computers, vehicles, etc. will involve committing the finance on a long-term basis. It will affect earning capacity of the business in the long run. Therefore, the company needs to take the decisions to invest in such assets with utmost care. पता लग रहा है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं. सो दिस हैज टू बी कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ठीक है. जो कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबल होते हैं. इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं और ये लंबे समय के लिए होते हैं. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. ठीक है. Okay, what is the next part that they have asked? State any three factors which affect the decision. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमारी बुक में भी 3 मेंशन्ड है. 1, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट. आप देखो कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे जाएंगे. इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को आप स्टडी करो. देन रेट ऑफ रिटर्न. आप देखो कि कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. सिंपली अगर एक जगह मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगी, मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है एंड दूसरी जगह 12% का, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो आई विल इन्वेस्ट जहां पे मुझे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, 12%. राइट. सो रेट ऑफ रिटर्न यू विल कंसिडर. एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड, मतलब आप कुछ कैलकुलेशंस करोगे तब आप डिसीजन ले पाओगे. जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. बेसिकली आप कुछ कैलकुलेशंस करोगे, क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पैसे जाएंगे, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा. ये सारी चीजें आप कंसिडर करोगे. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. ठीक है. चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन एनी 2 सच फीचर्स. अच्छा, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है. वी नो दैट देयर आर 6 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम पढ़ते हैं. एक्चुअली 6 नहीं 7. मैनेजमेंट इज परवेसिव, मल्टीडायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूअस, इंटेंजिबल फोर्स एंड डायनेमिक फंक्शन. तो यहां पर हमें कोई 2 फीचर्स बताने हैं जो इस केस में हमें दिख रहे हैं. चलो देखते हैं. बहुत इजी है ये. पल्लवी स्टार्टेड अ वेडिंग प्लानर कंपनी, ड्रीम सन लिमिटेड, in 2016, and her target was to be amongst the top 10 companies in this field within the next 3 years.
For this, she employed people having different skills. She worked hard and united the efforts of different people to achieve this goal. United the efforts of different people, यहाँ से एक हमें मिल रहा है. The requirements of the customers in this industry changed very fast and the company adapted to keep pace with the changing environment. यहाँ से भी आपको पता लग रहा है management is a dynamic function. As planned, the company achieved its target within 3 years. All the employees of the organization were happy and satisfied, and the effect of management was noticeable in the organization. So ये हमारा होता है management is an intangible force. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो है united the efforts of different people, this is management is a goal oriented process. Exact इस तरह की line लिखी हुई है. Then ये डायनेमिक फंक्शन है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, एंड देन एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सैटिस्फाइड, देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ कियोस, एंड द गोल्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स. तो ये होता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इसमें से कोई भी दो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Identify and explain any two techniques of scientific management and two principles of general management. When they say principles of general management, they want कि आप फ्योल के principles लिखें, because Henry Fayol is known as the father of general management. So दो techniques बतानी है और दो principles बताने हैं. Let us have a look here. Abhishek studied management principles and techniques of Henry Fayol and F.W. Taylor when he was in class 12. Now he is trying to apply his knowledge while doing his business. By using different techniques and scientifically analyzing work, he found one best way of doing the job. One best way of doing the job. By removing unproductive movements of the workers, he reduces the time to complete the job. Okay, यहाँ से भी हमें पता लग रहा है, motion study, unnecessary movements को हटा दीजिए. Not only this, to increase productivity and to regain stamina, he started giving more rest intervals to his employees. तो एक तो यहाँ पे हमें method study दिख रहा है, then we have motion study, then we have fatigue study. ठीक है, तो techniques कोई भी दो आप अच्छे से explain कर दीजिए. He followed no discrimination policy on account of sex, religion, caste, etc. in his organization. ये हो गया equity. When we say no discrimination, he ensured that the compensation should be fair to both employees and the organization. ये हो गया remuneration of employees. कि जो भी compensation आप दे रहे हो वो employer की भी paying capacity में होना चाहिए. मतलब it should be fair to both the company and the employees, जो उनको भी एक reasonable standard of living provide करे. So remuneration of employees और equity आपके principles हो गए. एंड टेक्निक्स में आप यहाँ पे लिख दीजिए मोशन स्टडी और फैटीग स्टडी. दो यहाँ पर मेथड स्टडी भी है, वो भी आप लिख सकते हैं. जो भी आपको अच्छे से आता है वो लिखेंगे. चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर आइडेंटिफाई, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आरके फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड विच आर डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ. ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे आपको बताया, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, ये सारे पॉइंट्स इसमें हैं. सो लेट अस सी, हमें 5 यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने हैं. आरके फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हैज प्लान टू सेट अप अ प्लांट for manufacturing urea fertilizer which has very high market potential as there is excess demand as compared to supply. तो यहाँ पे एक तो हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, जिसमें हम देखते हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसको ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, यानी ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी. The company is planning to operate at a higher scale which will require a bigger plant, more space, etc. तो दिस इज द स्केल ऑफ ऑपरेशन कि अगर आपको लार्ज स्केल पे ऑपरेट करना है तो यू नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल. द कंपनी हैज आल्सो प्लान टू रिप्लेस इट्स प्लांट एंड मशीनरी एज द सेम आर प्रोन टू ऑब्सोलिसेंस. सो ये भी हमारा एक पॉइंट है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. अगर आप ऐसे एसेट्स यूज कर रहे हो विच आर प्रोन टू ऑब्सोलिसेंस, जो जल्दी ऑब्सोलीट या आउटडेटेड हो जाते हैं, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी.
To meet the growing demand of fertilizers that may result in increase in profits, the company is also planning to diversify its operations. तो diversification का भी एक point है. अगर आपको न्यू लाइन्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी है तो आपको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए. इट वांट्स टू एंटर इन द एरिया ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. Thus, it is a capital intensive project involving an investment of rupees 3000 crore. So वही कैपिटल इंटेंसिव चॉइस ऑफ टेक्निक का भी एक पॉइंट है. अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम यूज कर रहे हैं यानी हमें ज्यादा मशीन्स, ज्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए, hence the fixed capital requirement is more. तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स बन गए. नेचर ऑफ बिजनेस, मैं रिपीट कर रही हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए. देन स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए. देन एसेट्स आर प्रोन टू ऑब्सोलिसेंस तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए. डाइवर्सिफिकेशन करना है, ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए. आपकी जो चॉइस ऑफ टेक्निक है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव, ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे देखते हैं. कार्तिक ओपन्स अ बेकरी शॉप इन द लोकल मार्केट. रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. यानी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है. वैसे ज्यादा चांसेस डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के ही होते हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से. बट देखते हैं. एक्सप्लेन द 2 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट. ये भी मैंने आपको टिप्स में बताया था कि अगर एलिमेंट्स पूछे हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि डेलीगेशन ही आंसर होगा, क्योंकि उसके 3 एलिमेंट्स है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी. चलो देखते हैं. कार्तिक ओपन्स अ बेकरी शॉप इन द लोकल मार्केट. With the increasing demand for his bakery products, he feels that it will be impossible for him to handle all the work by himself. यही से आंसर पता लग गया. जब आपका काम इतना ज्यादा है, the volume of work makes it impracticable for one person to do it all by himself, तो आपको अपना रूटीन का काम देना ही पड़ता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, which is delegation. So he appoints Bhavna to perform tasks on his behalf, thereby reducing his workload. So ये definitely आपका concept है delegation. डेलीगेशन को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. जैसे मैंने बोला कि डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ वर्क समटाइम्स मेक्स इट इम्प्रैक्टिकेबल फॉर वन पर्सन टू डू इट ऑल बाय हिमसेल्फ. देन 2 एसेंशियल एलिमेंट्स कोई भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए. वैसे 3 है. अथॉरिटी विच इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी is the obligation to perform the assigned task properly. Accountability भी है वैसे, which is answerability for the final outcome. ठीक है, कोई भी 2 अच्छे से explain कर देंगे. चलिए आगे देखते हैं. Then let us look at the requirement of the question here. Identify the concept. Again concept कुछ भी हो सकता है, it can be any main heading. Then explain briefly any 4 factors discussed in the above case related to the concept so identified. कोई concept होगा और उसके जो factors affecting that concept. ठीक है, तो देखते हैं. Let us read the case, तभी समझ में आएगा. After acquiring the necessary knowledge and skills on starting an aloe vera farm, Ashok wanted to be the leading manufacturer of aloe vera products worldwide. He observed that the products were expensive as the demand of the products was more than the supply. He was also keen to promote methods and practices that were economically viable, environmentally sound, and at the same time protecting public health. Ashok's main consideration was about the amount of money paid by the consumers in consideration of the purchase of aloe vera products. यहाँ से hint मिल रहा है, but अभी आगे पढ़ते हैं. He also thought that competitors' prices and their anticipated reactions must also be considered for this. After gathering and analyzing information and doing correct marketing planning, he came to know that the consumers compared the value of a product to the value of money that they are required to pay. तो इसका ये मतलब है कि एक कंज्यूमर तभी आपका प्रोडक्ट लेगा जब जो उसे यूटिलिटी मिल रही है that is at least equal to the sacrifice that he is making by paying the money.
राइट? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है प्राइस मिक्स और प्राइसिंग, ठीक है? और उसके यहाँ पे फैक्टर्स कुछ गिवन है जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं. The consumers will be ready to buy a product when they perceive that the value of the product is at least equal to the value of money that they would pay. ये हमारा पॉइंट आता है. सो प्राइसिंग के जो फैक्टर्स हैं जैसे प्रोडक्ट कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, government and legal regulations, extent of competition in the market, then you have pricing objectives and marketing methods used. ठीक है? तो यहाँ पे ये पता लग गया कि ये प्राइस मिक्स है या प्राइसिंग है, एंड यहां से हमें पता लग रहा है दैट दिस इज यूटिलिटी एंड डिमांड. वन फैक्टर इज यूटिलिटी एंड डिमांड. आगे देखते हैं. सो since he was entering into a new market, he felt that he may not be able to cover all costs. He knew that in the long run, the business will not be able to survive unless all costs are covered in addition to a minimum profit. उसे पता है कि लॉन्ग रन में तो सारी कॉस्ट कवर होनी चाहिए. तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट. ठीक है? He examined the quality and features of the products of the competitors and anticipated reactions of the consumers. तो competitors का भी आप देख रहे हो कि उनका क्या रिएक्शन होगा, उनका क्या प्राइस है उनके प्रोडक्ट का. सो दिस इज एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. Extent of competition in the market. This is also one of the factors. Then, considering the same, he decided to add some unique features to the packaging and also decided to provide free home delivery. जब आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहे हो so that you can charge more price, free home delivery दे रहे हो, या आपका जो क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है, सो ये सब पॉइंट्स आते हैं अंडर मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड. मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड. ठीक है? तो यहां पर हमने 4 फैक्टर्स बता दिए, यूटिलिटी एंड डिमांड, प्रोडक्ट कॉस्ट, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट एंड मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड. ठीक है? चलो आगे चलते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. सो यहां पर आपसे क्या पूछा है, नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस which are discussed in the above lines. So आपको पता है कंट्रोलिंग प्रोसेस के steps, setting performance standards, measurement of actual performance, comparing actual performance with standards, analyzing deviations और taking corrective action. इसमें से जो भी steps हैं वो बताने हैं. What do you understand by critical point control? Critical point control क्या होता है? It is neither easy nor economical to keep a check on each and every activity in the organization. Thus, control should focus on key result areas which are critical to the success of the organization. If anything goes wrong at these key result areas, the entire organization suffers. ये हमारा critical point control है. How does the controlling function of management help in accomplishing organizational goals and ensure efficient utilization of resources? So importance of controlling में we have these points. One is accomplishing organizational goals and 2 is making efficient use of resources. उसे explain करना है. ठीक है? तो देखते हैं. Let us look at this question. A critical point control approach is followed by McDonald's in the cooking and handling process so that any food safety threat can be prevented, eliminated or reduced to an acceptable level. Hence, continuous monitoring of activities are undertaken to ensure that the process is right at each critical point control. वैसे भी देखो, अगर critical point control की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा step होगा that has to be analyzing deviations, क्योंकि इसी में हम पढ़ते हैं critical point control and management by exception, which is also called control by exception. The main principle followed for cooking at McDonald's is less amount, many time, which can ensure the high quality and high fresh level of the food. For instance, if 4 hamburgers have to be made, a worker cannot cook all the 4 hamburgers at one time.
The time figured out for making one hamburger is 145 seconds. Moreover, nearly all foods in the McDonald's have the specific holding time. The holding time for hamburgers is 10 minutes and for French fries is 7 minutes. If it is not sold within that time, it is thrown away. Also, the temperature of the milk sent by the supplier must be under 4 degrees Celsius, otherwise it will be returned. So, यहाँ पर जो steps डिस्कस किए गए हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में, उसमें से वन आई टोल्ड यू इज वेरी मच एविडेंट, दैट इज एनालाइजिंग डेविएशंस, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. और उसके बाद का जो स्टेप है दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. जैसे उन्होंने बताया है कि होल्डिंग टाइम फॉर फ्रेंच फ्राइज इज 7 minutes, अदरवाइज इट विल बी थ्रोन अवे, एंड मिल्क का टेम्परेचर भी इतना होना चाहिए सो दैट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन. सो दिस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. देन नेक्स्ट पे उन्होंने हमसे पूछा है ये 2 इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करो कंट्रोलिंग की. वैसे और कौन सी है? One is accomplishing organizational goals, judging the accuracy of standards, ensuring efficient use of resources, facilitating coordination and action, improving employee motivation and ensuring order and discipline. उसमें से ये explain करना है accomplishing organizational goals, क्योंकि ये continuous check हम रखते हैं so that the organization is on the right track and the goals are achieved. Efficient use of resources में controlling से क्या होता है? Wastage कम होती है resources की and the resources are utilized in the best and the most efficient manner. ठीक है, सो ये हमने डिस्कस की 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. बहुत मेहनत से पढ़ाई करो. चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.